फ्रेंड्स, आज हम लोग रिवाइज करने वाले बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेकिन बहुत इजी टॉपिक जो आप लोग घर पे बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। चलो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बात ध्यान रखो, अकाउंट्स में आपके 10 टॉपिक है, जिसके अंदर 7th 8th 9th 10th ये 4 सब्जेक्ट के लिए आपने ट्यूशन नहीं लगाई फिर भी चल जाएगा, लेकिन 6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज इज मोर इम्पोर्टेंट, ये 4 में से भी। तो उसका तो पहले रिवीजन वीडियो मैंने थियोरेटिकल वाला डाल दिया है। एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, उसका भी हमने पूरा एक जो अपलिफ्ट क्लासेस में एकदम डीप में हम लोग सीखते हैं उस टाइप का मैंने लेजर और हाँ, लेजर अकाउंट्स और जर्नल एंट्रीज तीनों इसकी मैंने तीनों पार्टीज की बना के दी है, तो आप लोग वो देखिए। ठीक है, अभी अपन लोग नेक्स्ट जाते हैं। अभी अपन में आ चुके हैं 10th का। तो सबसे पहले मैंने 10th का ही वीडियो अपलोड किया था, वो पूरा फुल वीडियो है, लाइव आया था मैं। अभी ये है 9th चैप्टर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने जैसा कि बोला कि तू मेरा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। मेरा बिजनेस जो है अपलिफ्ट क्लासेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसे पता चलेगा, राइट। मैं जब किसी और के साथ कंपेयर करूंगा, मैं करता हूँ बॉम्बे के बिग प्लेयर जेके झा के साथ, तो मुझे पता चलता है कि अपन वो लेवल पे पहुंचे ही नहीं है। फिर मैं अपने लोकल लेवल प्लेयर्स के साथ कंपेयर करता हूँ कि उनके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, उनका सेल्स कितना है, उनका नेट प्रॉफिट कितना है, वो लोग कैसा खर्चा कर रहे हैं, वो लोग कैसे एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, राइट। बराबर। वो वो लोग एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कितना कर रहे हैं और उनका रिटर्न कितना आ रहा है, मेरा कितना आ रहा है। तो इसको, ये दोनों जब होता है ना, इसको बोलते हैं कंपेरेटिव एनालिसिस। अब एक होता है कंपेरेटिव एनालिसिस और एक होता है कॉमन साइज एनालिसिस। कॉमन साइज एनालिसिस मतलब मैं खुद के ही बैलेंस शीट में खुद के ही साथ कंपेयर कर रहा हूं, और यही साल में। कंपेरेटिव में क्या होता है, अदर पार्टीज के साथ भी कर सकते हो और 2 इयर्स के बीच में भी कर सकते हो। जैसा मैं जेके शाह के साथ करता हूँ, जैसा मैं गौर से लर्निंग के साथ करता हूँ, या तो फिर मैं मेरा 18-19 में क्या था और मेरा 19-20 में क्या है, मेरा 20-21 में क्या होने वाला है, ये सब चीजों का कंपैरिजन, राइट। चलो नेक्स्ट, कॉमन साइज मतलब एक ही साल की बैलेंस शीट और एक ही पर्सन की बैलेंस शीट। मैं कौन हूं, अपलिफ्ट क्लासेस की 2019 की बैलेंस शीट और 2019 का पीएनएल। पिछला भी नहीं, अगला भी नहीं, कुछ नहीं, यही साल का, करेक्ट। अब कैसे होगा ये चीज, तो मुझे एक कॉमन बेस लेना पड़ेगा। जैसे मैं बैलेंस शीट में समझ लो कॉमन बेस लेता हूँ एसेट्स या कैश या तो कैपिटल, कोई भी चीज को मैं कॉमन ले सकता हूँ। और पीएनएल में तो सेल्स, परचेज, कोई भी चीज को कॉमन ले सकते हैं। उससे जो रेशियोज निकलेंगे उसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस इन कॉमन साइज स्टेटमेंट। चलो, मैं भी डिटेल में पढ़ने जा रहा हूँ। ये रिवीजन लेक्चर 20 मिनट्स का होने वाला है, जिसके अंदर आपके फॉर्मूलाज, आपके थियोरेटिकल्स कवर हो जाएंगे। चलो, सबसे पहले तो मीनिंग बोला है, क्या बोला है, स्टेटमेंट जो बनते हैं अपन, वो क्यों बनते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करने के। लेकिन उसमें अपनी सॉल्वेंसी, एफिशिएंसी एफिशिएंसी तो पता ही नहीं चलती कि कितना फंड जा रहा है और कितना अपन यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं आपको दे देता हूँ 100 रुपए, तुम जाके खा के आते हो वड़ा पाव, खत्म, क्या यूटिलाइजेशन किए। मैं आपको 100 रुपए देता हूँ और आप जाके खरीदते हो बुक्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जहां खर्चा होना था वहां खर्चा हुआ, बराबर। इसको बोलते हैं, इसके लिए अपन स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन स्टेटमेंट बहुत सारी चीजें नहीं बता पाता अपने को कि कितने टाइप की स्टेटमेंट बनते हैं। एक तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनता है अपना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बराबर। चलो भाई, तुमको एनालिसिस किस चीज में हेल्प करेगा, फाइनेंशियल, तो बोलते हैं प्लानिंग में, अर्निंग का, बिजनेस का अर्निंग बढ़ाने में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, एफिशिएंसी क्या ऑर्गेनाइजेशन की उसमें हेल्प करेगा पता लगाने में, इकोनॉमिक रिसोर्स है कितने, कहाँ से लाने हैं, कैसे यूटिलाइज करने। इकोनॉमिक रिसोर्स यानी जो भी रिसोर्स जो एक धंधा चलाने के लिए लगते हैं, वो सब रिसोर्स को इकोनॉमिक रिसोर्स बताया जाता है। चलो, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए भी एनालिसिस लगता है। जो यूजर्स होते हैं, वो जब वो एनालिसिस के रिजल्ट्स देखते हैं, तो वो लोग खुद के डिसीजंस चेंज करते हैं। यूजर्स कौन कौन होते हैं, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कस्टमर, सप्लायर, उसके बाद में लेंडर्स, राइट, इन्वेस्टर्स, जो तुम्हारे अंदर कैपिटल लगा रहा है, ओनर्स, वो सब ये होते हैं। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस का एक लिमिटेशंस आते हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस। तो क्या है, सबसे पहले तो जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है ना, वो इग्नोर हो जाती है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब, भाई देखो,
दो टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, एक तो मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, और जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं वही अपने अकाउंट्स में लिखते हैं, ये तो अपने पढ़ा था, करेक्ट। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब क्या, जैसे आपके पास बहुत गुडविल है, बहुत सारी गुडविल है, लेकिन बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं हुई, बहुत गुडविल है आपके बिजनेस की, राइट। तो मुझे एक चीज बताओ, गलत है ना, उसको भी अपने कंसिडर करना चाहिए, बराबर। एफिशिएंसी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, मैनेजमेंट की काम करने की क्षमता क्या है, वो अपन एनालिसिस से देख नहीं पाते। और कंपटीशन, कंपटीशन कितना वो भी अपने को पता नहीं चलता एनालिसिस कर करके। जो रेशियो एनालिसिस होते हैं वो भी मॉनेटरी टर्म में होते हैं, सेल्स का इसके साथ कंपेयर कर लो, ये साल का वो साल के साथ, अमाउंट टू अमाउंट कंपेरिजन होता है, राइट। उसके बाद में हिस्टोरिकल कॉस्ट, साला अपन जो मशीनरी लेते हैं उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी एसेट लेते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या, परचेस कॉस्ट, परचेस कॉस्ट मतलब क्या, ऐसी कॉस्ट जो तुम्हारे मशीनरी को बाहर से अंदर लाने में और पूरा फिट करने में जो काम में आई है, राइट, उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो टाइम बाय टाइम एक तो मशीनरी की कॉस्ट, बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी, वी डोंट take it in our consideration, which is wrong. फिर नेक्स्ट क्या बोलता है वो, एक सेकंड, नेक्स्ट क्या बोलता है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ, मतलब कन्वेंशंस मतलब क्या, रूल्स, अकाउंटिंग रूल्स, कि मतलब आपको रूल्स को फॉलो करके ही एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, राइट, अकाउंटिंग बनानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं रियलिटी से बहुत दूर है अकाउंटेंसी, रियल लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन आपको रूल के तौर पे उसको ये करना है, अकाउंटेंसी को रिकॉर्ड करना है। तो कहीं ना कहीं रियलिटी से बहुत दूर जा रहा है अकाउंटेंसी, ऐसा बताया गया है इधर, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, भाई बहुत सी जगह पर्सनल जजमेंट होते हैं, इससे ये फर्क पड़ जाता है इसको। मैं हूँ अपलिफ्ट क्लासेस, मैं जाके कंपैरिजन करता हूँ फ्लिपकार्ट से, चलेगा क्या, नहीं। तो आपको एक कंपेरेबल बेस ढूंढना पड़ता है, तो वो लिमिटेशन क्या आ जाती है, अनकंपेरेबल बेस, बहुत टाइम नहीं मिलता है। साला मैं किसी से करने जाऊँ तो उसका डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स डिफरेंट होगा, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, वो जो मेथड से अकाउंटिंग करता है और मैं जो मेथड से अकाउंटिंग करता हूँ वो अलग हो जाएगा, समझे। आगे क्या होता है, स्टैटिक स्टेटमेंट, साला कोई चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता है ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो है ना, एक फोकस लेके, एक कन्वेंशन, एक रूल लेके चलते हैं, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम अदली बदली नहीं कर सकते, इसके अंदर एक स्पेसिफाइड एक फॉर्मेट दिया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वन, AS1 में एक फॉर्मेट दिया, उसके हिसाब से चलना पड़ता है, बराबर। एनालिसिस जो है वो इफेक्ट हो जाती है विंडो ड्रेसिंग से। अब विंडो ड्रेसिंग क्या कंसेप्ट है वो बता देता हूँ। विंडो ड्रेसिंग मतलब है ना, आपका जो प्रॉफिट है ना उसको बढ़ा के दिखाओ, एक तो लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दो, समझ रहे हो, एक तो लॉस को कम करो, लॉस को प्रॉफिट में करो, या तो प्रॉफिट को बढ़ा दो, मतलब खुद का फायदा करा दो। कैसे, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज कर दो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज कर दो, कैश परचेसेस डिक्रीज कर दो, सेल्स का प्राइस इंक्रीज कर दो, मतलब एक्चुअल में नहीं होता, सिर्फ बुक्स में दिखाने के लिए अपन कर देते हैं। जीपी रेशो बढ़ा दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम कर दो, ये सब फालतूगिरी से क्या होता है कि आपका नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है, नेट लॉस है वो कम हो जाता है, जो भी है। फिर अपन नेक्स्ट क्या आता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एनालिसिस करने के लिए अपने को बैलेंस शीट को एक फॉर्मेट में डालना पड़ता है, फॉर्मेट बहुत ही ईजी है। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फंड, भाई तेरे को फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले आता है ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, जिसको अपन ओनर्स फंड या तो शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। उसमें आता है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका डीप मीनिंग मैंने बता दिया अपने रेगुलर क्लासेस में। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, देखो, शेयर कैपिटल मेरा फंड है, मैंने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब जो भी मैं कमा रहा हूँ बिजनेस से, वो भी मेरा प्रॉफिट है, वो भी मेरे को मिलने वाला है। सोर्स ऑफ फंड्स क्या क्या होता है, बिजनेस चलाने के लिए क्या होता है, एक तो ओनर लाता है, एक तो बैंक लेके आती है, बैंक से हम लोग लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपन लेते हैं, एक वर्किंग कैपिटल जनरेट होता है, और एक भाई जो प्रॉफिट कमा रहा है उसको भी अपन धंधे में डालते हैं, या बांट पीट के खत्म कर देते हैं, नहीं धंधे में डालते हैं ना, तो वो चीज। तो क्या बोलता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दो, इक्विटी, प्रेफरेंस, मैं डीप नहीं जा सकता इसके अंदर, ठीक है।
रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये साल में जितना भी कमाया कमाया वो प्रॉफिट एंड लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। जनरल रिजर्व्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा बहुत पार्ट अपन ने जो जनरल रिजर्व में रखा है कि नहीं नहीं ये थोड़ा आगे चल के काम में आएगा अपने को, ठीक है। सब कुछ ही अपने को शेयर होल्डर्स को नहीं बांट देना है, थोड़ा बहुत अपने लिए भी छोड़ना, तो उसके लिए अपन जनरल रिजर्व बनाते हैं। फिर मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी क्या चीज है, चलो शॉर्ट में बता देता हूँ। शेयर 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू करते हैं कंपनी वाले, 10 रुपए का शेयर 12 में देते हैं, तो 2 रुपए क्या हो गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? हमने एक कंसेप्ट देखा था, नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे था? 2 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किया यही साल के, लेकिन उसका जो बेनिफिट है ना वो 2 साल तक मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करते थे? 50-50 रिकॉर्ड करते थे। वो आधा समझ लो 1,000 का एडवर्टीजमेंट, 500 अभी रिकॉर्ड करूंगा, 500 रुपए बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, अगले साल वो बैलेंस शीट से वापस प्रॉफिट एंड लॉस में मैं कन्वर्ट करके खत्म कर देगा, बैलेंस शीट में नील हो जाएगा, और यहाँ 2 साल के अंदर क्या हो गया? 1,000 रुपए रिकॉर्ड हो गए। तो अभी मैं जब बोल रहा हूँ बैलेंस शीट में डाल देते थे, तो बैलेंस शीट में क्या डालते थे? ये फिक्टिशियस एसेट। इससे क्या मिल जाता है पता है? नेट वर्थ और ओनर्स फंड। ओनर ने जितना फंड लगाया ना वो सब है, ये सब ओनर्स का फंड है, जो तुम लोग कुलछत पे उड़ा रहे हो ना जिसके ऊपर, वो ओनर का फंड है। बोरोड फंड, बोरोड फंड में दो चीजें आती है, बैंक लोन और डिबेंचर्स। खत्म। डिबेंचर्स मतलब बैंक लोन, मतलब बैंक से लोन लेना, डिबेंचर्स मतलब बहुत सारे लोगों से लोन लेना। टोटल फंड्स अवेलेबल। अभी आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब कहाँ का यूज किए भाई, ये तो आ गए, अब यूज करने की बात तो करो, यूज कहाँ किए। सबसे पहले फिक्स एसेट्स में अपन जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो, फिर इन्वेस्टमेंट करता है कंपनी होके भी खुद इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में अभी क्या क्या आता है? क्विक एसेट, कैश, बैंक। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट में ये सब चीजें आती है, क्विक एसेट आती है, क्या क्विक एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश बैंक आता है, राइट, डेटर्स आता है, बिल रिसीवेबल आता है, बराबर। इसका होता है टोटल क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स मतलब जो फटाफट से रियलाइज हो जाए, कॉल करो और मेरे को पैसा आ जाए। नॉन क्विक एसेट्स, नॉन क्विक एसेट्स मतलब भाई पूरे पसीने छूट जाएंगे लेकिन ये आएगी नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांसेस और स्टॉक। क्यों तीनों? स्टॉक को एकदम से कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं मैं कैश में, वो बेचा जाएगा तब मिलेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस को मैंने पे कर दिया कुछ, तो अभी अगले साल जब उसका बेनिफिट मिलेगा ना मुझे, तभी वो रियलाइज होगा, तभी मैं उसको एनकैश, मतलब एनकैश तो कर ही नहीं सकते, बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो तो एनकैश होगा ही नहीं। एडवांसेस, किसी को एडवांस दिया है, दिया क्यों? क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी, अब मैं मांग तो नहीं सकता उससे, वो देगा, उसके टाइम खत्म होगा तब देगा। तो ये हो गया टोटल नॉन क्विक एसेट। अभी करंट एसेट इज इक्वल टू क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट, लेस होता है करंट लाइबिलिटी, उससे मिलता है अपने को वर्किंग कैपिटल। तो कितना है? क्विक में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, ये हो गया टोटल करंट लाइबिलिटी। नॉन क्विक लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, आराम से दो, आराम से पे करो, नो प्रॉब्लम। ये करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तेरा वर्किंग कैपिटल आ गया, और वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल फंड्स अप्लाइड। चलो फिर ये थोड़े बहुत ये देखे थे, अभी इनकम स्टेटमेंट पे आए थे। इनकम स्टेटमेंट बहुत इजी है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में क्या लगता है? सेल्स, सेल्स माइनस रिटर्न, आप लोगों को क्या मिल जाता है? नेट सेल्स। ये क्या हो गया? इनकम सेट कर रहे हैं सबसे पहले, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या? रेगुलर लेक्चर में बहुत डीप में गया था इसके अंदर, मानते हैं कि नहीं? अभी फटाफट से बताता हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये जो वेजेस ये सब है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उससे मिल जाता है ये। तो जब नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है कि जो आप बिजनेस के लिए लगा रहे हो, मतलब बिजनेस करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो, जैसे सैलरीज, ऑफिस स्टाफ का एडमिन एक्सपेंस, ये वो, ऑफिस स्टाफ का एडमिन एक्सपेंस, ये वो, ठीक है। फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक सेकंड गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, लेस नॉन प्रॉफिट एक्सपेंसेस, जीपी में से नॉन
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं, बराबर है ना। ये देखो ये जीपी है जो अपन ने ब्रेक डाउन किया अभी, तो इधर ये बहुत सारे एक्सपेंस होते पता है, फिर आता है एनपी। तो अभी इन सब की बात चल रही है, समझ रहे हो। चलो तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा पता है इसकी वजह से, एडमिन हो गया, फाइनेंस हो गया, सेलिंग हो गया, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। तो जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो कितना मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके अंदर आप ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब आपकी जूते की दुकान है, आप सेल्स शूज कर रहे हो, लेकिन ठीक है कभी कभी डिविडेंड मिल जाता है, कभी कभी इंटरेस्ट मिल जाता है, कभी कभी आपने जो एडवांस दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, कभी कभी आपको मशीनरी सेल करते हो उसके ऊपर गेन आ जाता है, ये सब चीजें क्या है, ये नॉन ऑपरेटिंग, इसके लिए तुम ऑपरेट नहीं कर रहे हो, ये तो मिल जा रहा है, बराबर, ये तो मिल जाता है, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेम चीज है, इंटरेस्ट नहीं, जैसे कि मशीनरी सेल की तो लॉस हो गया, आग लग गई तो लॉस बाय फायर हो गया, इसके लिए ऑपरेट करते हो क्या तुम लोग, इसके लिए काम करते हो, इसके लिए मेहनत खून पसीना एक करते हो, नहीं, ये तो मिल जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब ये दोनों तीनों चीजें माइनस लेस करेंगे तो अपने को मिल जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये तो अभी तक सीधा कर रहे हैं अपन बैलेंस शीट्स को, अभी कंपेरेटिव बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। एनालिसिस है ये दो चीज के। तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट में क्या बोलता है वो भाई, डिफरेंट डेट्स पे बैलेंस शीट को कंपेयर करो, राइट। स्टेप क्या बोलता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी को एक कॉलम लिख लो, उसके बाद में प्रीवियस और ईयर का प्रीवियस ईयर का बैलेंस लिखो, उसके बाद में करंट ईयर का बैलेंस लिखो, फिर दोनों का एब्सोल्यूट चेंजेस निकालो। एब्सोल्यूट चेंजेस मतलब प्रीवियस माइनस करंट, देखो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बराबर, उसका परसेंटेज निकालते हो, तो कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। चलो देखो, पहला साल पर्टिकुलर सबसे पहले दो, फिर पहला साल, फिर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज। इसमें क्या किया है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख, तो आ गया 48% इंक्रीज। बहुत सिंपल है ये। और आपको फिर एक कैलकुलेशन दिखा देना है, जैसे ये 48% का और ये बाकी सब माइंड में भी कर लोगे तो भी चल जाएगा, एक इधर लेकिन दिखा देना। फिर कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी सेम ही चीज बोलता है भाई, तुमको जो बताया था ना वैसे ही करो। इनकम एक्सपेंडिचर का फर्स्ट कॉलम में इनकम एक्सपेंडिचर के सारे हेड्स लिख दो, पर्टिकुलर्स लिख दो। दूसरे में क्या लिखोगे तुम, सेकंड कॉलम में प्रीवियस ईयर की इनकम लिखो, थर्ड कॉलम में क्या लिखो, करंट ईयर की इनकम लिखो। दोनों में चेंजेस देखो और फिर क्या एब्सोल्यूट चेंजेस इन परसेंटेज आ रहे हैं वो देख लो, परसेंटेज निकाल लेना। कॉमन साइज स्टेटमेंट मतलब क्या बोलता है, एक साल है, एक बैलेंस शीट है कि एक ही बंदे की, अभी तुमको बैलेंस शीट के अंदर के जो फिगर्स है ना वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल फंड्स अवेलेबल को एक कॉमन बैलेंस ले लेते हैं और फिर उसके हिसाब से अपन सब कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले तो बैलेंस शीट के आइटम्स कितने वो लिख लो, बराबर है। प्रीवियस ईयर का क्या था और ये साल का क्या था वो लिख लो, बराबर है। और एक बेस ले लो जिसको अपन 100 गिन सके, जैसे टोटल फंड्स अवेलेबल इज इक्वल टू 100। चलो तो ये वाला सम सॉल्व कर लेना, कुछ है नहीं। जैसे कि क्या किया अपन ने, ये सब लिख लिया अपन ने, और अपन ने क्या किया, इसको और इसको अपन ने फुल मान लिया, मतलब 100 का बेस मान लिया। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 16,33,000 आपका आ जाएगा 55,22। वैसे ही और एक एग्जांपल बोलूँ तो 9 लाख डिवाइड बाय 16,30,000 55.21, 1.5 लाख डिवाइड बाय 16,30,000 9.2%। ऐसा ये सब करके 100 आ जाना चाहिए। बहुत इजी, बहुत इजी, एक एक का बता दो, कॉमन साइज परसेंटेज खत्म। फिर नीचे आ जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त है। इसमें बताते हैं कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है, उसका आपको एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, कैश आ रहा है, कैश कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 एक्टिविटीज का बहुत
जिसके अंदर अपन हर एक कैश को डिवाइड कर देते हैं। कैश एक्टिविटीज को अपन 3 एक्टिविटीज में डिवाइड कर, सबसे पहली ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और क्या होती है प्रयास, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग राइट, चलो बढ़िया है। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग के काम में आता है भाई, ये थ्योरी तुमको ही पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस क्या क्या है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के काम में आता है, लिक्विडिटी एनालिसिस करता है। लिक्विडिटी एनालिसिस मतलब है तुम्हारे पास कितना लिक्विड फंड पड़ा हुआ देखता है वो। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट देखता है। हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी मतलब ये साल का कैश और वो साल का कैश मैच हो रहा है कि नहीं, कितना डिफरेंस आ रहा है वो। रिसिप्शन पेमेंट की स्टडी करता है, भाई कौन सा ऐसा डेटर है जो लेट पेमेंट करता है, कौन सा ऐसा रेसिपिएंट है जो फटाफट मेरे को रिसिप्ट दे देते हैं, उस टाइप का। डिविडेंड डिक्लेरेशन में हेल्प करता है, जैसे तुम्हारे पास अगर एक्सेस कैश है तो ही तुम लोग डिविडेंड दे सकते हो। टूल्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, प्लानिंग कैसे कर सकते हैं मतलब प्लानिंग करने में हेल्प करता है ये शॉर्ट ऐसा है। चलो, और ये सब क्वेश्चंस के आंसर देता है, किधर से कैश आ रहा है, किधर जा रहा है, लिक्विडिटी क्या है, बराबर है, कितने टाइम में आ रहा है, कितने टाइम में जा रहा है, प्रॉफिट ऊपर जा रहा है लेकिन फिर भी कैश नीचे आ रही है, प्रॉफिट नीचे है, सारा लॉस है लेकिन कैश ऊपर जा रहा है। इस सब का डिटेल आंसर अपन ने रेगुलर बैच में किया है। रेगुलर बैच अपना कम से कम 50 to 50 आवर्स तक, 55 आवर्स तक का चलता है। वही रिवीजन जो ये तो बहुत ही फास्ट टू फास्ट ट्रैक रिवीजन इसको बोलते हैं। ये अपना मैक्सिमम 3-4 घंटे में खत्म हो जाएगा जो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अभी देखो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लेने का उसके अंदर से सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश निकाल देंगे। नॉन कैश मतलब डेप्रिसिएशन, बराबर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बराबर। चलो अभी अभी सब लोग पूछेंगे इंटरेस्ट क्यों निकाला इधर से, इंटरेस्ट क्यों ऐड बैक कर दिया है। नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर देना मतलब निकाल ही देना ना स्टेटमेंट में से। एडबैक क्यों किया इसके अंदर से, तो एडबैक इसके लिए किया, और ये इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ये सब क्यों एडबैक किए, नॉन ऑपरेटिंग है इसके लिए। हाँ, ये इंटरेस्ट जो है ना वो फिर तुम लोग डाल दो इन्वेस्टिंग नहीं सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। चलो सबसे पहले बताता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो होती है जिसके लिए आप लोग ऑपरेट कर रहे हो, नेट प्रॉफिट के लिए आप लोग ऑपरेट करते हो, राइट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर आती है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जहां से भाई तुमको पैसा आ रहा है, जैसे तुमने लोन लिया, डिवेंचर्स दिए, शेयर कैपिटल दिया, शेयर कैपिटल रिपे किया, लोन रिपे किया, डिविडेंड पे किया, राइट। तो ये देखो इधर इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ये यहाँ से माइनस होके रिसीव्ड है ना, तो इन्वेस्टिंग है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, देख लो। अभी इसका डिटेल में थोड़ा 5 मिनट में फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट कर दूंगा। समझ रहे हैं। देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट लो, नेट प्रॉफिट में से नॉन कैश एक्सपेंडिचर तो निकालने ही निकालने, जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, राइट। अभी और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, जो भी है, इनकम रहे तो माइनस हो जाएगी, एक्सपेंस रहे तो वापस ऐड बैक कर देंगे, बराबर, क्योंकि इसमें से लेस हुए थे एक्सपेंस, तो फिर से ऐड बैक करके कैंसिल कर देंगे। अब ये दोनों तो हो गया, फिर बोलते हैं इंटरेस्ट पेड क्यों इधर से प्लस कर दिया, मतलब वो जो एक्सपेंस हुआ था उसको क्यों प्लस कर दिया, नेट प्रॉफिट क्यों बढ़ा दिया, क्यों किया, क्योंकि इंटरेस्ट किधर पे करते हैं, जब अपन किसी से लोन लेते हैं, तो लोन लेते हैं मतलब किधर आ जाऊँ अभी मैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये देखो ऐड सॉरी हाँ लेस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड, तो वो जो था वो इधर आ जाएगा, वहां से प्लस होके नीचे आ जाएगा, इतना बड़ा तुमको है नहीं, दो ही सम है, शायद ही आएगा एग्जाम में, शायद ही। चलो फिर बोलते हैं एडजस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, एडजस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल के लिए एक फॉर्मेट बनाया था, इधर प्लस, करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस होता है, करंट एसेट्स घटते हैं तो प्लस होता है, करंट एसेट बढ़ते हैं तो माइनस होता है, करंट लायबिलिटी घटती है तो माइनस होता है, खत्म। देख लो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट माइनस सॉरी ऐड इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस,
फिर आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या होता है? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भाई मतलब तुमने जिधर इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उससे इंटरेस्ट डिविडेंड आ रहा है तो इधर ऐड होगा, वो अगर सेल कर रहे हो तो इधर ऐड होगा। ये तो परचेस कर रहे हो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट में सब कुछ आ जाता है। तुम्हारे फिक्स्ड एसेट्स भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट ही है, राइट? ठीक है, चलो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छा खासा। फिर तुमको आ जाता है क्या? नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये आता है नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ये सब तीनों यहाँ मिलते हैं, उससे एक बड़ा मिलता है जिसको बोलते हैं नेट कैश फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज। उसमें अपन ऐड करते हैं कैश ऑफ बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस बैंक, तो अपने को मिल जाता है क्लोजिंग, मतलब टैली हो जाता है स्टेटमेंट। चलो, अभी कुछ है ना, रेशियो एनालिसिस के बारे में बता गया है। रेशियो एनालिसिस कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले आता है बैलेंस शीट रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो में करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। फिर आता है इनकम स्टेटमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। चलो ठीक है। मिक्स्ड रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो बढ़िया है। तो क्या होता है ये चीज? करंट रेशियो क्या होते हैं, लिक्विड रेशियो क्या होते हैं, देख लेते हैं। करंट रेशियो क्या होते हैं? करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटी, मतलब कितने करंट एसेट्स है आपके पास आपकी करंट लाइबिलिटीज को चुकता करने के लिए। आज अगर करंट लाइबिलिटीज वाले सब लोग अपने पास आ गए, क्रेडिटर आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, सब लोग आगे खड़े होकर पैसा दो पैसा दो, तुम्हारे पास कितने करंट एसेट है जिनके पास से तुम पैसा मंगा सकते हो? कभी भी करंट एसेट 2 गुना होना चाहिए करंट लाइबिलिटी की, ये बताया गया है। ठीक है, चलो। इतना फास्ट और इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन शायद ही कहीं मिलेगा यूट्यूब पे। तो चलो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो जिसको बोलते हैं। क्विक रेशियो मतलब क्या होता है? तुम्हारे करंट एसेट्स है लेकिन उसमें से सबसे क्विक कौन है? जैसे तुम्हारा स्टॉक है, स्टॉक तो क्विक हो नहीं सकता है। प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस तो एसेट है बोलने के लिए, लेकिन वो कभी रियलाइज नहीं होने वाले कैश के अंदर, बराबर। और तुम लोग एडवांसेस, किसी को एडवांस दिए तो वो भी आने में टाइम ही लगेगा यार, दिखती बात है। तो बोलते हैं मतलब तुम्हारे क्विक एसेट्स कौन से होते हैं? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांसेस, ये निकाल दो। करंट लायबिलिटीज में सेम चीज है, क्रेडिटर्स कभी मांगने आ सकते हैं लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट स्पेसिफाइड टाइम के बाद ही मांगने आएगा। तो करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, खत्म। इसके आगे कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। और ये 1:1 का रेशियो रहा तो बहुत बढ़िया होता है। अगर यहाँ पे क्विक आ गए ना तो उतना ही पैसा तुम लोग खड़ा कर सकते हो, दे सकते हो, पे ऑफ कर सकते हो। लिक्विड रेशियो देख लो, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी कभी भी होता है। इधर करंट लायबिलिटी दी है, ये गलत है, क्विक लायबिलिटी भी होता है। ये तो करंट लायबिलिटी पे आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, लिक्विड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एडवांस रिसीव। चलो, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है डिवाइड बाय नेट सेल्स। अभी ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? वो नेट सेल्स, नेट सेल्स मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उसको बोलते हैं नेट सेल्स, राइट। अब बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो सीओजीएस, जो मैंने बताया था, ओपनिंग स्टॉक, वो सब। सीओजीएस क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, नेट सेल्स, नेट सेल्स माइनस, जब ये कर दोगे आपको मिल जाएगा जीपी। जीपी, जीपी, यस, जीपी मिलता है। जीपी में से, चलो, जीपी मिल जाता है, राइट। चलो बढ़िया है। पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो ऑपरेशंस के काम में आ रहा है, नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो ऑपरेशंस के काम में नहीं आ रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या होता है? जीपी माइनस सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एनपी, नेट प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो सबको लेके चलता है, तो उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट में भी 2 पार्ट आते हैं एनपी में, बराबर। एक आता है बिफोर टैक्स और एक दूसरा आता है आफ्टर टैक्स, बराबर। बहुत इजी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। चलो ये हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सेम है, ऑपरेटिंग डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, वही वही बार बार पढ़ रहे हैं अपन। अभी कंबाइंड और मिक्स्ड रेशियो बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, जो आपने कैपिटल लगाया है, जो आपने कैपिटल लगाया है उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है। तो कैपिटल लगाना मतलब यहाँ पे जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब लोगों ने कितना पैसा लगाया और तुमको कितना मिला। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के वक्त इस कैपिटल में शेयर होल्डर्स फंड आएगा प्लस आउटसाइडर फंड भी आएगा, जो लोन बोरोइंग्स वो सब होती है ना, वो सब भी आती है, राइट। लेकिन लेकिन ये नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, तो इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड सबका लेके चलना पड़ता है, इसलिए इंटरेस्ट भी लेना पड़ता है, डिविडेंड भी लेना पड़ता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फंड्स आते हैं। अब ये सब क्या होता है इक्विटी फंड यार, इसके लिए तो पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा यार तुमको अपने classes.com पे से। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑब्लिक इक्विटी। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी, इसमें लोन वोन कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो ओनर है उसका ही फंड आता है। चलो बस यही सब तो किया तो हो गया, चैप्टर फिनिश। ये सब तो मतलब मैंने सॉल्व करवाए थे अपने रेगुलर बैच में, और अगर किसी से पढ़ के रखा तो ही ये लेक्चर देखो भाई, वरना तो कुछ नहीं समझ में आना है। जहाँ मैंने ये चैप्टर को कम से कम अपने को 8 घंटे हो गए, 2-2 घंटा रोज का 4 दिन से चल रहा है। आज का भी दिन पकड़ लो तो जो 8 घंटे की चीज़ है वो 30 मिनट में सिखाना समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है। हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक क्या होता है, इसके लिए पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। थैंक यू। आगे भी आते रहेंगे, ये सिर्फ एक रिविजनरी वीडियो है, जब एग्जाम में जाने से पहले 2-3 घंटे पहले देख लो ना, तो सारे चैप्टर का थियरी प्लस जो भी कंसेप्ट था एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। थैंक यू।